सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छा होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 11 के, ठीक है, क्लास 11 की इकोनॉमिक्स के टॉप 60 एमसीक्यू टाइप का वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तर इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। और आसानी के साथ एक एक प्रश्न को समझते जाएंगे। तो चलिए एक एक प्रश्न को देखते हैं और एक एक प्रश्न को आसानी के साथ समझते हैं। तो चलिए पहला नंबर प्रश्न यहाँ पर है, जिसे कि एक नंबर प्रश्न है। पहला नंबर प्रश्न है कि अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्यों का अध्ययन है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? ठीक है, देखिए, जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का एक अध्ययन है। यह कथन कहा गया है अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा, ठीक है। तो यह कथन किसका है? अल्फ्रेड मार्शल का, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए, आप लोगों का इस तरह का भी प्रश्न आ सकता है कि इस तरह की परिभाषाएं किसने दी, उस तरह की परिभाषाएं किसने दी। जैसे कि अर्थशास्त्र की अलग अलग परिभाषाएं अलग अलग अर्थशास्त्र ने अलग अलग ढंग से क्या दिया है। जैसे कि इस तरह का प्रश्न आपको दे सकते हैं कि धन संबंधित परिभाषा किसने दिया? तो एडम स्मिथ ने दिया। कल्याण संबंधित परिभाषा किसने दिया? तो मार्शल ने दिया। दुर्लभता संबंधित परिभाषा किसने दिया? रॉबिन्सन ने दिया। विकास संबंधित परिभाषा किसने दिया? तो सैमुअल्सन ने दिया, ठीक है। और विकास संबंधित परिभाषाओं को कहा जाता है आधुनिक परिभाषा है, ठीक है। विकास संबंधित परिभाषाओं को ही कहा जाता है आधुनिक परिभाषाएं। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 2 नंबर है। 2 नंबर प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है? तो आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होता है? आर्थिक समस्या इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि संसाधन दुर्लभ मात्रा में है और दुर्लभ मात्रा में हमारे आवश्यकता अनंत है, इसलिए हमें चयन करना पड़ता है। तो आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि संसाधन की दुर्लभता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 3 नंबर है। 3 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक सांख्यिकीय आंकड़ा नहीं है? ठीक है, देखिए पर सांख्यिकीय आंकड़ा क्या होता है? सांख्यिकीय आंकड़ा वह होता है जिसमें संख्या के रूप में व्यक्त रहता है। जैसे कि क्या अभी भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है, मतलब संख्या के रूप में रहेगा, ठीक है, उसको कहेंगे सांख्यिकीय आंकड़ा। लेकिन प्रश्न में है कि सांख्यिकीय आंकड़ा नहीं है, यहाँ पर नहीं है। तो देख लेते कि कौन वाला नहीं है। जैसे कि ऑप्शन ए है कि एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो यहाँ पर आंकड़ा है, ये तो सांख्यिकीय आंकड़ा है, 1000 है यहाँ पर। ऑप्शन बी है कि 2021 में भारत की जनसंख्या 121 करोड़ था, तो यहाँ पर भी आंकड़ा है, 121 करोड़ थी, तो ये भी सांख्यिकीय आंकड़ा है। ऑप्शन सी है कि एक सड़क दुर्घटना में 100 व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो ये भी क्या है? सांख्यिकीय आंकड़ा है, क्योंकि आंकड़ा यहाँ पर 100 है आंकड़ा। ऑप्शन डी है कि भारत में बाढ़ से हर वर्ष कोई लोग बेघर हो जाते हैं, तो कोई लोग बेघर हो जाते हैं। यहाँ पर आंकड़ा नहीं लिया गया कि 10 लोग बेघर हो जाते, कि 20 लोग बेघर हो जाते, कोई आंकड़ा नहीं है। तो यानी यही सांख्यिकीय आंकड़ा नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें 4 नंबर है। 4 नंबर प्रश्न है कि शब्द स्टैटिस्टिक्स की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स की उत्पत्ति स्टैटिस लैटिन शब्द से हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाए, ठीक है। और अगर कहे कि स्टैटिस्टिक्स का पिता कौन है, स्टैटिस्टिक्स का जन्मदाता कौन है, तो आंसर क्या जाता है? गॉटफ्रेड ऑकेनबार्ग, ठीक है। गॉटफ्रेड ऑकेनबार्ग को स्टैटिस्टिक्स का पिता कहा जाता है। और अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें 5 नंबर है। 5 नंबर प्रश्न है कि सभी समस्याओं की जड़ है, तो सभी समस्या की जड़ क्या है? अगर अभाव रहेगा तो समस्या का भी जड़ है, तो क्या है? सभी समस्या की जड़ क्या है? अभाव, यानी ऑप्शन नंबर 20 में सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 6 नंबर है। 6 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से चर का एक उदाहरण है, तो चर का एक उदाहरण क्या है? यहाँ पर चर का एक उदाहरण राष्ट्रीय आय है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें 7 नंबर है। 7 नंबर प्रश्न क्या है? 7 नंबर प्रश्न है कि प्रतिदर्श सर्वेक्षण से क्या लाभ है? प्रतिदर्श सर्वेक्षण से क्या लाभ होता है? कम खर्च होता है, कम प्रगणन की आवश्यकता होती है, कम समय होता है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें 8 नंबर है। 8 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किस संस्था के द्वारा समाज आर्थिक मुद्दों पर राष्ट्रीय स्तर के लिए सर्वेक्षण किया जाता है? ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर सर्वेक्षण कौन करता है? एनएसएसओ करता है, ठीक है, एनएसएसओ। तो एनएसएसओ यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसको ही कहा जाता है हिंदी में राष्ट्रीय प्रतिदर्श और सर्वेक्षण संगठन, ठीक है। तो इसलिए इसका उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसमें सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें 9 नंबर है। 9 नंबर प्रश्न है कि भारत की जनगणना में किस प्रकार की सांख्यिकीय आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं? तो भारत की जनगणना में क्या दिखता है कि जन्म दर कितना है, मृत्यु दर कितना है, लोगों की साक्षरता क्या है, ये सब भारत की जनगणना में दिखता है। तो भारत की जनगणना में किस प्रकार के सांख्यिकीय आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं? तो जन्म दर और मृत्यु दर संबंधित, साक्षरता दर देखा जाता है, जनसंख्या का आकार और संरचना देखा जाता है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें 10 नंबर है। 10 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किस विधि में उत्तरदाता को प्रभावित किया जा सकता है? ठीक है, उत्तरदाता को प्रभावित किया जा सकता है किस विधि में? तो यहाँ पर किस विधि में उत्तरदाता को प्रभावित किया जा सकता है?
है? तो टेलीफोन सर्वेक्षण के द्वारा उत्तरदाता को प्रभावित किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि वर्ग सीमा 60-80 का मध्य बिंदु क्या है? ठीक है, 60-80 का मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे कि दोनों को सबसे पहले जोड़ लेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे 60 और 80 का, उसको 2 से डिवाइड दे देंगे तो 60 और 80 कितना होगा 140, 2 से डिवाइड देंगे कितना होगा यहाँ पर 70 हो जाएगा, यानी 60-80 का मध्य बिंदु कितना है 70, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें 12 नंबर है। 12 नंबर प्रश्न देखिए, 12 नंबर प्रश्न है कि जब आंकड़े का वर्गीकरण समय के अनुसार किया जाता है तब उस वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? ठीक है, देखिए समय के अनुसार, तो समय को जैसे समय की क्या कहा जाता है? समय को काल भी कहा जाता है, समय को काल भी कहा जाता है। तो जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय के अनुसार किया जाता है तो उसको कालानुक्रम कहा जाता है। ठीक है, समय के अनुसार जब किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? कालानुक्रम, कालानुक्रम, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें देखिए 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न कि चर को सामान्यतः कितने वर्ग में विभाजित किया जाता है? तो चर को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, चर को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? 2 भागों में, 2 भागों में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न कि किसी वर्ग में सम्मिलित मदों की संख्या को क्या कहते हैं? सम्मिलित मदों की संख्या, जैसे कि आप लोग निकालते हैं इस तरह का निकालते हैं, इधर बारंबारता रहता है और इधर रहता है वर्ग के चिन्ह, जैसे 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, मान लेते कि 2 से 4 की संख्या मान लेते 5 है, 4 से 6 यहाँ पर मान लेते 6 है, ये 8 है, तो इसको क्या कहा जाता है? बारंबारता, फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को क्या कहा जाता है? आवृत्ति। तो किसी वर्ग में सम्मिलित मदों की संख्या क्या कहा जाता है? आवृत्ति कहा जाता है। ठीक है, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर होगा। अब अगला प्रश्न इसमें देख लेते हैं, अगला प्रश्न 15 नंबर है। 15 नंबर प्रश्न है कि विभक्ति चरों के लिए आंकड़ों का वर्गीकरण क्या कहलाता है? तो विभक्ति चरों के लिए आंकड़ों का वर्गीकरण कहलाता है बारंबारता सारणी। ठीक है, बारंबारता सारणी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न 16 नंबर है। 16 नंबर प्रश्न है कि अंकगणितीय रेखाचित्र को और किस नाम से जाना जाता है? तो अंकगणितीय रेखाचित्र को काल श्रेणी आलेख के नाम से भी जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न 17 नंबर है। 17 नंबर प्रश्न है कि बारंबारता बहुभुज किससे उत्पन्न होता है? बारंबारता बहुभुज किससे उत्पन्न होता है? तो बारंबारता बहुभुज उत्पन्न होता है आयत चित्र से। ठीक है, तो बारंबारता बहुभुज किससे उत्पन्न होता है? तो आयत चित्र, आयत चित्र, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न 18 नंबर है। 18 नंबर प्रश्न है कि एक अच्छी सारणी में क्या सम्मिलित होती है? तो अच्छी सारणी में क्या होना चाहिए? सारणी संख्या होना चाहिए, एक शीर्षक और उपशीर्षक भी होना चाहिए, अपशीर्ष भी होना चाहिए, और यानी इसमें क्या हो जाएगी? इनमें से सभी हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर है। ठीक है, अब अगला प्रश्न 19 नंबर देख लेते हैं। 19 नंबर प्रश्न है कि आंकड़े की अमूर्तता को कम करने तथा उसको अधिक मूर्त और आसानी से समझने योग्य बनाने के लिए आंकड़े के प्रस्तुतिकरण की कौन सी विधि उपयुक्त होगी? ठीक है, देखिए आंकड़े की अमूर्तता को कम करेंगे, यानी अधिक मूर्त होगा, तो करने के लिए कौन सी विधि सबसे सही होता है? तो कौन सा विधि सबसे सही होता है? आरेखी विधि, आरेखी विधि, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें 20 नंबर है। 20 नंबर प्रश्न है कि आंकड़े के प्रस्तुतिकरण के लिए ज्यामितीय आरेख के अंतर्गत आता है। तो आंकड़े के प्रस्तुतिकरण के लिए ज्यामितीय आंकड़े में क्या आता है? ज्यामितीय आंकड़े में क्या आता है? बारंबारता बहुभुज आता है, बारंबारता बहुभुज, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न 21 नंबर है। 21 नंबर प्रश्न है कि मलमल किस वस्त्र का एक किस्म है? तो मलमल किस वस्त्र का बना होता है? मलमल सूती वस्त्र का बना होता है, मलमल सूती वस्त्र का बना होता है, इसलिए मलमल किस वस्त्र का एक किस्म है? सूती वस्त्र का, सूती वस्त्र, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर है। ठीक है, अब अगला प्रश्न 22 नंबर है। 22 नंबर प्रश्न है कि धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें सही उत्तर है। ठीक है, और दादा भाई नौरोजी की एक किताब भी आती है ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि निर्यात अतिरिक्त से क्या तात्पर्य है? निर्यात अतिरिक्त यानी निर्यात का अधिक होना, निर्यात अतिरिक्त यानी निर्यात का अधिक होना। निर्यात का अधिक कब होगा? जब आयात की तुलना में निर्यात अधिक होगा, तब उसको कहेंगे निर्यात अतिरिक्त। ठीक है, निर्यात अतिरिक्त, या इसमें क्या है? देखिए किसमें आयात की तुलना में निर्यात का अधिक होना? देखिए ऑप्शन बी, देखिए आयात की तुलना में निर्यात का अधिक होना, यानी ये निर्यात अतिरिक्त कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 24 नंबर है। 24 नंबर प्रश्न है कि औपनिवेशिक भारत में साक्षरता दर कितनी थी? औपनिवेशिक भारत यानी अंग्रेज के शासनकाल में भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 16% से अधिक थी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 25 नंबर है। 25 नंबर प्रश्न है कि
देखिए भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी किन दो स्थानों के बीच चली थी? तो भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी? बम्बई से थाने के बीच लगभग 13 किलोमीटर चली थी। तो भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी बम्बई से थाने के बीच चला था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 26 नंबर है। 26 नंबर प्रश्न है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आधार क्या होता है? तो देखिए 3 तरह की अर्थव्यवस्था होती है, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है और एक मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। ठीक है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ये निजी व्यक्तियों के होते हैं। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था निजी व्यक्तियों की होती है। तो निजी व्यक्ति क्या चाहेगा? निजी व्यक्ति अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहेगा निजी व्यक्ति। और समाजवादी अर्थव्यवस्था सरकार के द्वारा लाया जाता है। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था सरकार के द्वारा लाया जाता है और समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होता है सामाजिक कल्याण। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों सम्मिलित रहती है, इसलिए इसमें निजी लाभ भी होती है और जन कल्याण भी सम्मिलित होती है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आधार क्या होता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आधार ये होता है कि निजी लाभ कमाना चाहता है, निजी लाभ, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न 27 नंबर है। 27 नंबर प्रश्न कि 1950 ईस्वी से 1991 ईस्वी के बीच औद्योगिक क्षेत्र की समृद्धि दर कितनी थी? तो 1950 से लेकर 1991 के बीच औद्योगिक क्षेत्र की समृद्धि थी 8% प्रतिवर्ष। ठीक है, 8% प्रतिवर्ष यानी 8% वार्षिक, यानी ऑप्शन नंबर 20 में सही उत्तर है। अगला प्रश्न 28 नंबर है। 28 नंबर प्रश्न है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उस वस्तु का उत्पादन होता है। ठीक है, देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किस वस्तु का उत्पादन होता है? जिसमें बाजार में जिस वस्तु की मांग अधिक होती है, जिस वस्तु की मांग बाजार में अधिक होगी उस वस्तु का उत्पादन अधिक करेगा, क्योंकि उसको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगी। जिसकी उत्पादन में से उसको लाभ प्राप्त होगा, विदेश में जिस वस्तु की मांग होगी, यानी क्या हो जाएगी? इनमें से सभी हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न 29 नंबर है। 29 नंबर प्रश्न है कि भारत की पंचवर्षीय योजना की संकल्पना किस देश से ली गई थी? तो देखिए भारत की पंचवर्षीय योजना जो कि 5-5 साल के लिए चलती थी, कुल मिलाकर 12 पंचवर्षीय योजना लाया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना लाया गया था 1951 से लेकर 1956 के बीच में। ठीक है, 1956 ये पहली पंचवर्षीय योजना था और इस तरह की 5-5 पंचवर्षीय योजना कुल मिलाकर 12 पंचवर्षीय योजना लाया गया था। तो पंचवर्षीय योजना की संकल्पना को कहाँ से ली गई थी? तो पंचवर्षीय योजना की संकल्पना को ली गई थी रूस से, रूस, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें 23 नंबर है। 30 नंबर प्रश्न है कि परिप्रेक्षात्मक योजना में लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। तो परिप्रेक्षात्मक योजना में लक्ष्य को 20 वर्ष में प्राप्त करना होता है। ठीक है, 20 वर्ष में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न 31 नंबर है। 31 नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में किस योजना की शुरुआत हुई? देखिए स्वतंत्रता कब भारत को मिला था? 1947 में। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। और पंचवर्षीय योजना कब लाया गया था? 1951 में लाया गया था। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कौन सी योजना शुरू हुआ था? पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 32 नंबर है। 32 नंबर प्रश्न क्या है कि जीडीपी की गणना में किस क्षेत्र के उत्पादन को शामिल किया जाता है? ठीक है, देखिए जीडीपी क्या होता है? जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी हिंदी में कहेंगे तो सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद यही होता है कि सकल घरेलू उत्पाद यानी घरेलू क्षेत्रों में जिस भी क्षेत्रों से जितना भी उत्पादन होता है उसके मौद्रिक मूल्य को ही कहा जाता है जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। घरेलू क्षेत्र में चाहे वो कृषि क्षेत्र में उत्पादन हो, चाहे वो उद्योग क्षेत्र में हो या व्यवसाय क्षेत्र में, सभी क्षेत्र के उत्पादन को जीडीपी में शामिल किया जाता है। तो प्रश्न क्या है कि जीडीपी के क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र को शामिल किया जाता है? तो ऑप्शन है कि कृषि को सम्मिलित किया जाता है, उद्योग ये भी सम्मिलित किया जाता है, पर्यटन ये तो सेवा क्षेत्र में आता है ये भी सम्मिलित किया जाता है। यानी क्या इसका उत्तर हो जाएगा? इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न 33 नंबर है कि भारत में हरित क्रांति के दूसरे चरण का काल माना जाता है। तो देखिए हरित क्रांति भारत में क्यों लाया गया था? भारत में हरित क्रांति कृषि के उत्पादन के उपज को बढ़ाने के लिए लाया गया था हरित क्रांति को। ठीक है, और हरित क्रांति के 2 चरण लाया गया था। सबसे पहला चरण लाया गया था 1966 से लेकर 1967 तक। ठीक है, यानी कह सकते हैं 1960 से 1970 के दशक में पहली हरित क्रांति लाया गया था, पहली चरण की। और दूसरे चरण की हरित क्रांति कब लाया गया था? 1970 से 1980 के दशक में दूसरे चरण की हरित क्रांति को लाया गया था। तो प्रश्न क्या है कि हरित क्रांति के दूसरे चरण का काल माना जाता है। तो दूसरे चरण का काल क्या है कि 1970 के दशक के मध्य से 1980 के दशक के मध्य तक, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें 34 नंबर है। 34 नंबर प्रश्न की औद्योगिक नीति 1956 के प्रस्तावों में उद्योगों को कितने वर्ग में विभाजित किया गया था? तो 1956 के प्रस्ताव में उद्योगों को 3 वर्ग में विभाजित किया गया था। ठीक है, 3 वर्ग, यानी सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और दोनों के सम्मिलित क्षेत्र।
क्षेत्रों में, 3 वर्ग में विभाजित किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें 35 नंबर है। 35 नंबर प्रश्न है कि विदेशी ऋण क्या है? तो विदेशी ऋण किसको कहेंगे? विदेश के द्वारा लिया गया उधार को कहेंगे विदेशी ऋण। तो विदेशी ऋण क्या हो जाएगा? इसमें विदेशी ऋण हो जाएगा यहाँ पर विदेश संस्थाओं से सरकार के द्वारा लिया गया ऋण, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें 36 नंबर है। 36 नंबर प्रश्न है कि 1980 के दशक के अंत में उत्पन्न आर्थिक संकट से बचने के लिए भारत को IMF से कितनी राशि ऋण की प्राप्ति मिली थी? तो 1980 के दशक में जब भारत में आर्थिक संकट आया था तो IMF से कितना ऋण प्राप्त होता था? IMF से $7 बिलियन, ठीक है, यह 7 बिलियन रुपये नहीं, $7 बिलियन की राशि प्राप्त हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख लेते हैं। अगला प्रश्न 37 नंबर है। 37 नंबर प्रश्न है कि नई आर्थिक नीति 1991 में कितने उद्योगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता को जारी रखा गया? ठीक है, सबसे पहले लाइसेंस के लिए अनिवार्यता रखा गया 18 उद्योग को रखा गया था। ठीक है, लेकिन 1991 में 18 को घटाकर कितना कर दिया गया था? इसमें घटाकर 8 कर दिया गया था। ठीक है, तो इसमें 1991 में उद्योगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता को 18 से घटाकर 8 कर दिया गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसको लिख भी दिए कि 1991 ने इनकी संख्या 17 से घटाकर 8 कर दी गई थी, लेकिन 1953 में इसको घटाकर फिर 6 कर दिया गया था, और वर्तमान में समय में इसको घटाकर केवल 2 कर दिया गया, केवल रेल परिवहन और आणविक ऊर्जा कर दिया गया। ठीक है, अब अगला प्रश्न इसमें 38 नंबर है। 38 नंबर प्रश्न है कि HCL टेक्नोलॉजी किस प्रकार की कंपनी है? तो HCL टेक्नोलॉजी किस प्रकार की कंपनी है? तो HCL टेक्नोलॉजी एक IT कंपनी है, IT कंपनी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न 39 नंबर है। 39 नंबर प्रश्न है कि 39 प्रश्न क्या है कि कंपनियों द्वारा किसी बाहरी स्रोतों से नियमित सेवाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है? तो बाहरी स्रोत से प्राप्त हो रहे थे, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? बाह्य प्रापण कहा जाता है। ठीक है, बाह्य प्रापण, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 40 नंबर है। 40 नंबर प्रश्न है कि भारत में LPG नीति से लाभान्वित नहीं होने वाला एक क्षेत्र है। ठीक है, LPG नीति से कौन सा क्षेत्र लाभान्वित नहीं हो रहा है? तो कौन सा क्षेत्र लाभान्वित नहीं हो रहा है? सूचना प्रौद्योगिकी यहाँ पर लाभान्वित नहीं हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर है। देखिए LPG का पूरा नाम देखिए, LPG देखिए आप लोग साइंस में भी पढ़ चुके हैं। LPG साइंस में अगर देखेंगे, विज्ञान के अनुसार देखने जाएंगे तो LPG का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लेकिन अर्थशास्त्र में LPG का एक दूसरा ही नाम होता है, इसमें LPG का फुल फॉर्म होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। ठीक है, अर्थशास्त्र में LPG का ये फुल फॉर्म होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ भी सकता है। अगला प्रश्न 41 है। 41 नंबर प्रश्न है कि जब व्यक्ति अपने आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए वस्तु खरीदता है तो वो क्या कहलाता है? तो जब व्यक्ति अपने आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तु खरीदता है तो उसको क्या कहा जाता है? उपभोक्ता कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? उपभोक्ता, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न 42 नंबर है। 42 नंबर प्रश्न है कि जब व्यक्ति लाभ के लिए वस्तु को बेचता है तो उसको क्या कहा जाता है? तो जब व्यक्ति लाभ के लिए किसी वस्तु को बेचता है तो उसको क्या कहा जाता है? विक्रेता कहा जाता है, विक्रेता, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न 43 नंबर है। 43 नंबर प्रश्न है कि जब कोई व्यक्ति आय अथवा पारिश्रमिक प्राप्त करने है तो दूसरे के लिए कार्य करता है तो वो क्या कहलाता है? ठीक है, देखिए अब दूसरे के लिए कार्य करता है, दूसरे के लिए कार्य करता है यानी क्या कर रहा है? दूसरे को सेवा दे रहा है, सेवा दे रहा है यानी सेवाधारी कहलाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न 44 नंबर है। 44 में प्रश्न है कि निम्न में से कौन सेवादाता की श्रेणी में आता है? सेवादाता की श्रेणी में कौन आता है? जैसे कि ऑप्शन ए है वकील, तो वकील क्या है? वकील एक सेवा दे रहा है, ये भी एक सेवा प्रदाता है। ऑप्शन बी है डॉक्टर, डॉक्टर भी क्या दे रहा है? एक सेवा दे रहा है, ये भी एक सेवा प्रदाता है। ऑप्शन सी क्या है? बैंकर, तो बैंकर भी क्या है? सेवा दे रहा है, सेवा प्रदाता है, यानी उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न 45 है। 45 है कि निम्नों में से आर्थिक क्रियाकलाप क्या है? तो देखिए आर्थिक क्रियाकलाप उपभोग भी है, उत्पाद भी है, वितरण भी है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न 46 है। 46 नंबर है कि सांख्यिकी में मात्रात्मक आंकड़े का उदाहरण है। तो मात्रात्मक उदाहरण यानी इसमें मात्रा रहेगा, 2 kg 3 kg उस तरह का कुछ इसमें मात्रा रहेगा, तो मात्रात्मक आंकड़े का उदाहरण है। तो जैसे कि ऑप्शन ए है कि वर्ष 2009-10 में देश का गेहूं का उत्पादन, यानी इसमें भी मात्रा है। वर्ष 2009-10 में चावल का आयात, इसमें मतलब कितना आयात कर रहे हैं चावल का, ये भी एक मात्रा है। वर्ष 2009-10 में बैंक में जमा में वृद्धि, यानी ये भी एक तरह का मात्रात्मक आंकड़ा है, यानी क्या है? उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें 47 है।
47 क्या है, 47 प्रश्न है कि सांख्यिकी का महत्व क्या है। तो सांख्यिकी का महत्व ये होता है, सांख्यिकी के द्वारा क्या होता है कि आर्थिक समस्या को समझने में सहायता मिलती है, नीति निर्माण में सहायता मिलती है, आंकड़े के संक्षिप्तीकरण में सहायक होती है सांख्यिकी में। यानी इसका उत्तर क्या आ जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न 48 है। 48 क्या है कि निम्न में से आर्थिक समस्या में सम्मिलित है। तो आर्थिक समस्या क्या है, आर्थिक समस्या इसमें क्या हो जाएगा, आर्थिक समस्या इसमें सबसे अधिक आर्थिक समस्या क्या होगी, गरीबी होगी। तो गरीबी यानी गरीबी को क्या कहा जाता है, निर्धनता भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न 49 है। 49 है कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु का उत्पादन करता है तो वो क्या कहलाता है। तो जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु का उत्पादन करता है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको उत्पादक कहा जाता है, उत्पादक, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, और जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु का उपयोग करता है या जिस वस्तु का उपभोग करता है उसको कहा जाता है उपभोक्ता, लेकिन अब उत्पादन कर रहा है इसलिए इसको कहेंगे उत्पादक। ठीक है, अगला प्रश्न 50 नंबर है। 50 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो डॉक्टर क्या दे रहा है, एक तरह का सेवा दे रहा है, तो ये किस श्रेणी में आएगा, सेवा प्रदाता में आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें 51 है। 51 प्रश्न है कि आंकड़े मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। तो आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक आंकड़ा और द्वितीयक आंकड़े। ठीक है, तो आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न 52 नंबर है। 52 नंबर है कि प्रश्नावली अथवा साक्षात्कार अनुसूची तैयार करते समय निम्न में से किस बात का ध्यान रखना जाना चाहिए। ठीक है, देखिए साक्षात्कार लेने के लिए या प्रश्नावली या साक्षात्कार अनुसूची तैयार करने के लिए किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए प्रश्नावली बहुत लंबी नहीं होना चाहिए, बहुत लंबे अगर होगा तो उसमें समय ज़्यादा लगेगा, तो प्रश्नावली बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, यानी ये भी सही है। प्रश्न को क्रम सही होना चाहिए, प्रश्न का क्रम सही होना चाहिए साक्षात्कार लेने के लिए, यानी इंटरव्यू लेने के लिए। प्रश्न यथा तथ्य एवं स्पष्ट होना चाहिए, यानी ये क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न 53 है। 53 नंबर प्रश्न है कि आंकड़ा संग्रह की आधारभूत विधि क्या है। तो आंकड़ा संग्रह की आधारभूत विधि इसमें आ जाएगा डाक द्वारा प्रश्नावली भेजना, ये भी आ जाएगा, व्यक्तिगत साक्षात्कार ये भी आ जाएगा, टेलीफोन साक्षात्कार ये भी आ जाएगा, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न 54 है। 54 है कि निम्न में से व्यक्तिगत साक्षात्कार की दोष क्या है। तो व्यक्तिगत साक्षात्कार की दोष इसमें ये ही है कि इसमें बहुत खर्चीली विधि होती है, साक्षात्कार लेने के लिए बहुत समय लगता है और इसको प्रभावित करने के लिए बहुत संभावना आता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, बहुत खर्चीली विधि है, अधिक समय लगना, उत्तरदाता को प्रभावित करने की संभावना, यानी उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न 55 है। 55 प्रश्न क्या है कि निम्नों में से डाक प्रश्नावली भेजने की विधि के क्या लाभ है। तो डाक प्रश्नावली भेजने की विधि क्या है कि इसमें हमें अधिक कम से कम मात्रा में खर्च होता है और इसमें उत्तरदाता को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और जो डाक के द्वारा किसी चीज़ को भेजा जाता है तो उसमें क्या जो भी चीज़ भेजा जाता है उसको गुप्त में रखा जाता है, गोपनीयता में रखा जाता है। तो भेजने के लाभ क्या है, इसमें कम खर्चीली विधि है, उत्तरदाता पर कोई प्रभाव नहीं होती, उत्तरदाता को गोपनीयता सुरक्षित रहती है, और यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न में 56 है। 56 है कि भारत में कितने वर्ष के पश्चात जनगणना की जाती है। तो भारत में 10 वर्षों के पश्चात जनगणना की जाती है। ठीक है, तो 10 वर्षों के पश्चात, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 57 है। 57 है कि भारत में जनसंख्या संबंधित आंकड़े प्रस्तुत करता है। तो जनसंख्या संबंधित आंकड़े प्रस्तुत किसमें करता है, सेंसस ऑफ इंडिया में। ठीक है, सेंसस ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें 58 है। 58 प्रश्न है कि अयादृच्छिक त्रुटियों के उदाहरण है। तो अयादृच्छिक त्रुटियों के उदाहरण क्या क्या आ जाएगी, इसमें आंकड़ा अर्जन करने में त्रुटियां आती है, अनुत्तर संबंधित त्रुटियां आती है, प्रतिदर्श अभिनति आती है, यानी इसका उत्तर क्या आ जाएगा, उपयुक्त तो सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न 59 है। 59 नंबर प्रश्न है कि सामाजिक व आर्थिक समस्याओं से संबंधित आंकड़े किस संस्था द्वारा एकत्रित किया जाता है। तो किस संस्था द्वारा एकत्रित किया जाता है, NSA के द्वारा एकत्रित किया जाता है। NSSO इसके पूरा नाम क्या होता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसको ही हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न अंतिम प्रश्न और 16 नंबर प्रश्न है कि निम्न में आंकड़े का प्रकार है। तो आंकड़ा जैसे कि अभी बात किया, आंकड़े दो
प्रकार की होती है, एक प्राथमिक आंकड़ा होती है, एक द्वितीयक आंकड़ा होता है। तो प्राथमिक आंकड़ा एवं द्वितीयक आंकड़ा यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए तथा बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आप लोग का इकोनॉमिक्स के टॉप 60 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप का प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस चैनल में कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।